नमस्कार, मेरा हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। देश में उभरती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आने वाले दिनों में एक व्यापक बदलाव होगा। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में जो टेक्सटाइल मेगा पार्क की स्थापना की जा रही है, इससे सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं, जो छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, जो आसपास के किसान हैं, जो युवा हैं, उनको भी बड़ा लाभ होगा। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा दिया जा सकता है। लोन जो बैंकिंग प्रक्रिया है, जो लोन की प्रक्रिया है, उसको और कैसे आसान करके व्यापक बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में युवाओं की जो भूमिका है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक स्टोरी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही है। दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का भी नाम है। देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। कपड़ा क्षेत्र में असीम संभावनाएं मौजूद हैं, इसीलिए लगातार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रोथ दिया जा रहा है। टेक्सटाइल मेगा पार्क की स्थापना की जा रही है ताकि स्थानीय स्तर पर निवेश, रोजगार और किसानों की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया जा सके। कई राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से व्यापक बदलाव आएगा। सरकार पीएम मित्र स्कीम के तहत कई पार्क बनाने पर काम कर रही है। इसके लिए केंद्र ने 4,445 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी रखा है। हरियाणा जैसे राज्य भी हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 लेकर आए हैं। एमएसएमई से जोड़कर इसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि छोटे स्तर पर युवाओं को रोजगार मिले। साथ ही इस नीति के माध्यम से एमएसएमई को भी बढ़ावा मिले। देश के किसानों के साथ ग्रामीण कारीगरों को भी रोजगार मिले। इसके लिए नाबार्ड जैसी संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कृषक उत्पादक संगठन की तर्ज पर गैर कृषि उत्पादक संगठन बना रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के हर बुनकर कारीगर को रोजगार दिया जाएगा। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बुनकरों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जाएगा। जेम पोर्टल पर पंजीकरण कराकर अपने व्यापार को लोकल से ग्लोबल बनाने का एक बेहतरीन मौका है। वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने कपड़ा बुनकरों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है, जिसकी वजह से देश की छिपी हुई ग्रामीण विरासती प्रतिभाओं को एक बार फिर पुनर्जीवन का मौका मिलेगा। साथ ही आर्थिक तरक्की भी बढ़ेगी। टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हैं जो इस उद्योग से जुड़ने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। उनमें कई तरह की योजनाएं शामिल हैं, जैसे मेगा क्लस्टर योजना का विकास, एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना, वस्त्र उद्योग कामगार हॉस्टल की स्थापना, अपैरल विनिर्माण में उद्भवन केंद्रों की स्थापना, तकनीकी वस्त्र योजना, भारत में वस्त्र क्षेत्र की इकाइयों हेतु उपलब्ध निर्यात संवर्धनात्मक योजनाएं, सिल्क समग्र मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देश, केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी कि सिल्क समग्र, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना, विद्युत करघा क्षेत्र विकास हेतु एकीकृत योजना। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कपड़ा इंडस्ट्री को बदल रही हैं। लोगों की पसंद बदल रही है, यानी कि फैशन करवट ले रहा है। ऐसे में जरूरी है कि कपड़ा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी और कुशलमंद बनाना, ताकि आने वाले समय में रोजगार के साथ ही व्यापार को भी बढ़ावा मिल सके। तो कपड़ा क्षेत्र में व्यापक बदलाव हो रहा है और आने वाले दिनों में रोजगार की असीम संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी। और कहा भी जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद टेक्सटाइल सेक्टर ही ऐसा है जहां पर सबसे अधिक लोगों को रोजगार मुहैया होता है। इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ तीन बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ शुभ्रा हैं, ट्रेड एडवाइजर और संयुक्त सचिव है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ मनीष त्रिपाठी जी हैं, फैशन डिजाइनर है और अंतरदेशीय ब्रांड के सीईओ हैं। और तीसरे जो खास मेहमान है शिप्रा शुक्ला जी हैं, चेयरमैन है यूपीआईडीआर और एमएसएमई से जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन सबसे पहले शुभ्रा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। जब टेक्सटाइल मेगा पार्क की हम बात करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आप देखती हैं? क्या आपको लगता है चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, या वहां के आसपास के जो युवा हैं, किसान हैं, उनको भी इससे फायदा होगा? टेक्सटाइल पार्क से सभी को फायदा होने वाला है। खास तौर पे क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं पहले उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में टेक्सटाइल पार्क्स को अप्रूवल मिला है और इससे निश्चित ही आसपास के लोगों को भी फायदा मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम थी उसने इसमें एक बूस्टर डोज का काम किया है जी। वाराणसी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और सिल्क ब्रोकेड लगभग मृतप्राय हो चुका था, डोरमेंट स्टेट में था। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में इसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है।
इसके साथ साथ जो पहले चाइना से इंपोर्ट होता था सिल्क, अब हमारे यहाँ सिल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी बात चल रही है, जिससे कि उसकी कॉस्ट में इजाफा जो हो रहा है उसको कम किया जा सके। जी टेक्सटाइल पार्क के कारण अब पहले क्या था, ट्रांसपोर्टेशन कम था, अब धीरे धीरे रोड्स का नेटवर्क इतना बढ़ रहा है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो हमारे रोड्स की कनेक्टिविटी के कारण ट्रांसपोर्टेशन ईजी हुआ है, और जो डायर्स हैं, जो फिनिशिंग एरियाज हैं, वो सारे एक छत्र राज होकर एक छत के नीचे काम करेंगे। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमारी कॉस्टिंग भी कम आएगी। बिल्कुल। मनीष जी, अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, हम जब बात करते हैं फैशन कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है, क्या आपको लगता है कि फैशन के साथ साथ इस इंडस्ट्री को भी बदलने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है? मनीष जी, हमें लगता है आपका मोबाइल म्यूट है, कृपया अनम्यूट कर दें उसे। मैं समझता हूँ जिस तरीके से हम फैशन और टेक्सटाइल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और साथ साथ मूव करते हैं। फैशन टेक्सटाइल्स को इन्फ्लुएंस करता है और फैशन टेक्सटाइल को इन्फ्लुएंस करता है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से फैशन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों को आज जागरूक किया है, कि जिस तरीके से स्वदेशी की भावना बढ़ी, जिस तरह से हैंडलूम की, खादी की, इंडियन टेक्सटाइल्स की मांग मार्केट में बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उसका फैशन के साथ एक जो जुड़ाव है वो बहुत बहुत खास और बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो टेक्सटाइल्स में जो भी चीजें, क्योंकि फैशन हम वो क्रिएट करते हैं जो हमें टेक्सटाइल्स अवेलेबल मिलते हैं, तो कई बार हम अभी तक इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फोकस करके या इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से टेक्सटाइल्स डेवलप कर रहे थे। अब ऐसा हो गया कई बार, अब डोमेस्टिक फैशन ही इतना एक तरीके से हावी हो रखा है, इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है मार्केट को, कि अब जरूरत ये भी है कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स हैं, जो इंडियन हम जो कपड़े हम तैयार कर रहे हैं या बना रहे हैं, वो उनसे हम क्या कहते हैं मार्केट को डोमिनेट करें और वो हम आगे आके लेकर जाएं, मतलब वो ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, कि ना कि सिर्फ हम एक इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करके टेक्सटाइल डेवलप करें, बल्कि हम जो यहाँ के जो टेक्सटाइल्स हैं, यहाँ का जो एक ऑनगोइंग ट्रेंड है, उसको लेकर टेक्सटाइल डेवलप करें और ग्लोबल मार्केट में उसको लेकर जाएं। बिल्कुल शिप्रा जी, जब हम बाजार की बात करते हैं तो आपको लगता है कि इसमें जो छोटे कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, उनको भी स्किल करने की जरूरत है, उनको भी प्रशिक्षण देने की जरूरत है, ताकि वो जो आधुनिक हो रही फैशन से वो कदम ताल मिला सके? आपको आश्चर्य होगा, पिछले 3-4 वर्षों में बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं, जिसमें एक विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी है, फिर एक स्किल डेवलपमेंट की स्कीम हमारे यहाँ चलती है, जो केंद्र से भी पैसा आता है, और यूपी स्किल डेवलपमेंट का भी एक डिपार्टमेंट है। उसके अंतर्गत लाखों लोगों को टेलरिंग से लेकर पैटर्न मेकिंग और बहुत सारी चीजों में ऑलरेडी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। डिजाइन इंटरवेंशन, अब हम लोग कहते हैं कि डिजाइन एट योर डोर स्टेप, हम लोग नई नई डिजाइनें लेकर हम लोग ऑलरेडी क्राफ्ट पॉकेट्स में जा रहे हैं, और आर्टिजन्स हम लोगों से जुड़े हैं, बुनकर हमसे जुड़े हैं, हमारे डिजाइनर्स से जुड़े हैं, और हमारे पास करीब 350 डिजाइनर्स हैं जो इम्पैनल्ड हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर उनको नई नई डिजाइनों के बारे में बताते हैं, और वो उन डिजाइन को एडॉप्ट भी कर रहे हैं, और वो उसके हिसाब से अपनी मार्केट में पैक्ट भी बना रहे हैं। और ऑफ कोर्स बाइंग में भी, बाइंग कैपेसिटी भी अब लोगों की कोविड के टाइम बाद में, उस समय दिक्कत थी बट अब बढ़ी है, एंड दे आर डूइंग रियली वेरी गुड नाउ। अब महिलाओं की भूमिका कितनी अहम है? महिलाएं इसमें कितना अग्रणी हैं? अरे आप, जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में महिलाओं की संख्या रेशियो करेंगे तो 70-30 होती थी, और आज की तारीख में आप ताज्जुब मानेंगे कि अब 70 से 80% महिलाएं हैं, बाकी वो मेल सेक्टर है। यहाँ तक कि ऐसे क्राफ्ट जो टेराकोटा, गुलाबी मीनाकारी, बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट जो मेल डोमिनेटेड थे, अब ये सारे ऐसे क्राफ्ट हैं जिसमें फीमेल्स घुस चुकी हैं, एंड नाउ वी आर टेकिंग ऑल द लीड। So of course ladies have done quite a good job. मनीष, कहा जाता है कि फैशन जो है वो मेल डोमिनेटिंग है, जहां पर पुरुष ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है, महिलाएं भी सामने आ रही हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल, मतलब इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि जब मैं कोविड के टाइम में मैं अपनी मुहिम चला रहा था शहर से गांव तक, उस समय मैं काफी सिटीज में गया, तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे गांव में काम करने लिए कोई लोग मिले, उसमें महिलाएं थी, महिलाओं का ग्रुप था जो कि पूरे की तरीके से दलबल के साथ में लगा हुआ था काम सीखने के लिए, काम को करने के लिए, और मतलब उत्साह की कोई कमी नहीं थी, जोश की कोई कमी नहीं थी, और जो उनके सीखने की जो मंशा थी, एक जो उमंग थी सीखने की, वो भी बहुत ज्यादा वो थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रबल थी।
तो मैं समझता हूँ कि एक माइंडसेट पूरा का एक कहते हैं ना धरातल पे चेंज हो चुका है, जहाँ पे लगता था कि महिला को सिर्फ घर का काम करना है या जो भी करना है। मैं ग्रामीण महिला की बात कर रहा हूँ, मैं शहरी महिला की बात नहीं कर रहा। शहरी मैं कहूंगा फिर भी शहरी महिला है वो काफी जागरूक है, वो जानती है अपनी चीजों के बारे में। बट ग्रामीण महिला जो एक गांव में अपना जीवन यापन कर रही है, वो भी काम करके अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की देखना चाह रही थी। जब उसकी खबर छपती थी या उसकी अखबार में फोटो आती थी, या उसको लगता था कि वो 4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उनको जोड़ सकती है अपने ग्रुप के साथ, समूह के साथ, मैं समझता हूँ अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। तो मैं समझता हूँ कि इस समय बहुत आगे निकल चुकी है महिला, और हम जैसे लोगों को, जो भी लोग, तमाम लोग आगे अगर काम कर रहे हैं तो उनको और ज्यादा उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करने की जरूरत है। और हमारी तीसरी खास मेहमान शुभ्रा जी जुड़ चुकी हैं, ट्रेड एडवाइजर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से जुड़ी हैं। शुभ्रा जी, सबसे पहले मैं टेक्सटाइल मेगा पार्क के बारे में आपसे समझना चाहूंगा, कितना बड़ा बदलाव देखती हैं स्थानीय स्तर पर? थैंक यू संतोष जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस फोरम। जो हमारा पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क का स्कीम है, वो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने सोचा, उसको फ्रेम किया, और उसकी अधिसूचना भी हमने अक्टूबर में जारी कर दी थी। तो ये हम लोग एक बहुत ही बड़ा, आप जानिए कि बहुत बड़े विजन के तहत ये काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ है, और 1000 एकड़ की जमीन को हम लोग पूरे एक टेक्सटाइल की एक्टिविटीज के लिए आइडेंटिफाई करके उसमें काम करेंगे। ठीक है। तो 1000 एकड़ में केंद्र सरकार थोड़ा साथ देगी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा देगी, और जो मास्टर डेवलपर प्राइवेट लोग हैं वो पैसा लेकर आएंगे। तो हम लोग ये पीपीपी मॉडल पे इसको डेवलप कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक बदलाव भी होगा, और बहुत बड़ा, आई वुड से, गेम चेंजर होगा इस पूरे टेक्सटाइल इकोसिस्टम के लिए। आप ये जानिए कि टेक्सटाइल हम ऑलरेडी उसमें ऑफ कोर्स बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, हमारी पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग भी है उसमें, लेकिन हमारी जो यूनिट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज की है। सो उन सारी यूनिट्स में फिर भी हमारे पास करोड़ों लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं आज की डेट में भी। उन सारी यूनिट्स में थोड़ा सा स्केल की जरूरत है, और हमारा देश इतना बड़ा है, उसमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। रुई एक जगह होती है, धागा एक जगह बनता है, उससे कपड़ा दूसरी जगह बनता है, प्रोसेसिंग तीसरी जगह होती है, और उससे गारमेंट्स कहीं और तैयार होते हैं। सो वो जो एक रुई है वो पूरे देश में घूमती रहती है। सिमिलरली जो सिंथेटिक वाले हैं उसके लिए है। तो इसीलिए इस तरह का सोचा गया कि उस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को किसी तरह से उसको ऑफसेट करने के लिए एक जगह सारे लोग प्लेयर्स को बुलाया जाए। सो हम लोग जो ये 1000 एकड़ की जमीन जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली, बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स भी आए हैं हमारे पास, और बहुत ही अच्छी तरह से वेल कनेक्टेड, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग भी बहुत इस बारे में मतलब हम लोगों का जो एक्साइटमेंट है कि भाई बहुत अच्छा होने वाला है, वो बिल्कुल इन प्ले। तो शुभ्रा जी, क्या कहा जा सकता है कि टेक्सटाइल मेगा पार्क से समय भी बचेगा और जो क्वालिटी है वो भी सुधरेगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब नई मशीनें लगेंगी, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उसमें जो क्वालिटी प्रोड्यूस होगी वो कहीं बेटर होगी, और जो हम लोग R&D वहां पे लगाएंगे और प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह वो सब होगा वहां पे, ZLG होगा। सो जो क्वालिटी है ऑफ द एंटायर, यू सी, जो कपड़ा बनता है वो बहुत तरह के लूम्स पे बनता है, उसमें के ट्रेडिशनल लूम्स भी हो सकती है, प्लेन लूम्स भी हो सकती है, और हाईटेक लूम्स भी हो सकती है। सो जब नया इन्वेस्टमेंट आता है तो कोशिश होती है कि वो नए से नए अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें, और उसमें एफिशिएंसी भी आती है सिस्टम में, क्वालिटी भी आती है, और सबसे बड़ी बात है एक सर्टेन क्वालिटी और सर्टेन वॉल्यूम कंसिस्टेंटली वो बनता रहता है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार छोटी छोटी यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया है, तो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है, सेम उतना ज्यादा वॉल्यूम लगातार रोज रोज हर महीने हर साल चाहिए होता है, देश में भी चाहिए होता है, विदेश में भी चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हैं टेक्सटाइल के। तो ये सब देखते हुए हम लोग को लग रहा है कि ये बहुत ही एक टाइमली इंटरवेंशन है गवर्नमेंट की, और ये पूरा एक तरह से लैंडस्केप चेंज कर देगा टेक्सटाइल सेगमेंट का। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर हम ई मार्केटिंग की बात करें, टेक्सटाइल मेगा पार्क एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े लोगों के लिए है, अगर जो छोटे कारीगर हैं, जो छोटे छोटे बुनकर हैं, उनके लिए कितनी असीम संभावनाएं हैं ई मार्केट पर? अच्छा, एक और भी मैं बात क्लियर करना चाहूंगी, ये मेगा टेक्सटाइल पार्क हम इसे जरूर कह रहे हैं, बट ये बड़े लोगों के लिए नहीं है। ये जमीन बहुत बड़ी है, बट उसमें प्लेयर सारे इन्वाइटेड है, सारे। जो हमारी PLI स्कीम थी, जो आपने सुना होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, उसमें जरूर थोड़े बड़े प्लेयर्स इन्वाइट किए गए हैं,
बट टेक्सटाइल पार्क में सारे लोग आ सकते हैं, कोई उसमें 1 एकड़ जमीन लेगा, कोई और भी उससे कम लेगा, कोई छोटा लेगा, कोई 5 एकड़ लेगा, सो इनवाइटेड सब है इसमें। तो ये ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है, मन से निकाल दीजिए कि बड़े प्लेयर्स के लिए है। एंड जो ई मार्केटिंग वाला भी जो सिस्टम है, हम लोग काफी उसमें पोर्टल्स बना रहे हैं, लोगों को सबको उस पे लेके आना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी बन रहा है मिनिस्ट्री में, उस तरफ भी बहुत काम हो रहा है। चूंकि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हैंडलूम है, वो सब बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। उसमें दैट्स व्हाई हमारे मिनिस्ट्री के लिए बहुत ही सारे के सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। एंड मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और ऑफ कोर्स जो ई सेलिंग है, जो ई कॉमर्स है, ऑफ कोर्स उसको और थोड़ा सा और अडॉप्ट करने की जरूरत है, हो भी रही है। पूरा जेम में लाखों करोड़ों लोगों को ले आए हैं हम लोग, और सबको इनेबल भी कर रहे हैं। जो बहुत सारी जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, वो सिखाती है लोगों को घर घर जाके कि किस तरह से ई कॉमर्स में आना है। बिल्कुल मनीष, जब हम ई मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपको लगता है कि जो छोटे बुनकर हैं, जो दूर दराज गाँव में काम कर रहे हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है? बिल्कुल, बहुत बड़ा। एक्चुअली मैं भी इसे ऐड करना चाहूंगा, जो मैंने अपने लेवल, अपने स्तर पे मैंने काम किया। अभी मुझे मौका मिला NSTI जो है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो वुमेन्स के लिए है, उनके साथ थोड़ा सा काम करने का मौका मिला। और मैंने देखा कि हर एक जो बच्चा है जो वहां पे सिलाई सीख रहा है या कोई ऐसा काम सीख रहा है, या जब मैं गांव में भी काम कर रहा था SHGs के माध्यम से, तो मैं देखा कि जो वहां पे भी अगर एक ग्रुप है 20 महिलाओं का, तो वहां पे जरूर ऐसे 5 से 6 ऐसी युवा लड़कियां थी या महिलाएं थी जिन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाना आता था। तो मैंने अपने मित्र के माध्यम से, जो कि ऑलरेडी मेटा में काम करते हैं, उनके माध्यम से मैंने एक सेमिनार कराने की कोशिश करी, एक सेशन कराने की कोशिश करी, जहां पे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल फोटो डालने की बजाय उसको कैसे वो व्यापार में तब्दील कर सके। जो एक हमारा एक करंट ट्रेंड भी चल रहा है, सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस के तहत, मैं समझता हूँ वो एक छोटी सी शुरुआत मैंने अपनी तरफ से करी कि कैसे हम जो अगर ऑब्वियसली ई पोर्टल पे जाना और उसके लिए और तकनीकी तरीके से उसमें फोटो अपलोड करना, तमाम चीजें हैं जहाँ पे कई बार जो छोटे समूह हैं, छोटे ग्रुप हैं, या जो इंडिविजुअल लेवल पे भी जो महिलाएं या बुनकर या जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, ग्रामीण हो चाहे वो छोटे शहरों के, वो कई बार हिचकिचाते हैं या कई बार वो फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। बट इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया के अन्य जो माध्यम है, उनके अगर वो उनको अपने काम में अपना लें, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक बदलाव, एक व्यापक बदलाव लाया जा सकता है। जी बिल्कुल। शिप्रा जी, आई वुड लाइक टू से समथिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ MOU भी किया है, और इसके तहत बहुत सारे कारीगर हैं, बुनकर हैं, या छोटा छोटा काम करने वाले लोग हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स का फोटोशूट नहीं करा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फ्री फोटोशूट भी होता है, और Amazon, फ्लिपकार्ट और Alibaba.com जैसी जो हमारी पोर्टल्स थे या जिनके थ्रू ई मार्केटिंग हो सकती है, उसमें उनके प्रोडक्ट्स भी हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने तो पूरी मुहिम चलाकर, और अभी बीच में कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम जैसे आई जिनके पास GST नहीं था, तो हमारे यहाँ एक संस्थान था जिसको उन्होंने बीच में रखा, और वही GST पे करेगा, और बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोगों को Amazon, फ्लिपकार्ट से फ्री में, बिना किसी सुविधा शुल्क लिए, उनको ऑलरेडी जोड़ा गया है, और उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। एक बड़ा मंच मिला है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप UPIDR से भी जुड़ी हैं, MSME से भी जुड़ी हैं, क्या आपको लगता है कि बैंक लोन जो प्रक्रिया है वो और आसान करने की जरूरत है, ताकि गांव का कोई भी युवा, कोई महिला आसान तरीके से अपना स्टार्टअप शुरू कर सके? अब जो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो हमारी स्कीम थी, इसमें हमारा बहुत, इट वाज अ टोटल कैप्सूल की ट्रेनिंग से लेकर, टूल किट से लेकर और लोन मुहैया कराने तक। हर बार हम लोग के काफी बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें हम 2300 करोड़ 5000 करोड़ तक के लोन्स का हम वितरण करते हैं। इसमें बहुत सारी सब्सिडीज भी हैं। बैंक्स के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और या CMD है, GM है, इनके साथ हमारे अधिकारी, हमारे मिनिस्ट्री, हम लोग सब लोग लगातार संपर्क में होते हैं। और जो अब तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में पहले एक ही प्रोडक्ट था, अब तो मल्टीपल प्रोडक्ट आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्रीज जिलेवार कवर्ड है हमारे यहाँ। तो अब तो हम जो हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, जो लोकल DICs हैं, वो लोग खुद ही मीडिएटर का काम करते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में हम लोग लोन दिला भी रहे हैं बिना किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किए हुए। तो ऐसा नहीं कि लोगों को लोन नहीं मिला है, और हम लोग बहुत बड़ी संख्या में फेलिसिटेट कर भी रहे हैं, एंड दैट टू विद द सब्सिडी फॉर वुमेन। इट इज अ 30% सब्सिडी। किसी ने 100 रुपए लिया है तो केवल 70 रुपए देने हैं। सो इट इज अ बिग हेल्प टू एवरीबॉडी। बिल्कुल। मनीष जी,
जब हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हो तो आपको लगता है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है उन्हें और स्किल्ड करने की जरूरत है ताकि वो फैशन के साथ आगे बढ़ सके और उनका जो उत्पाद है वो भी मार्केट में अच्छा बिक सके? बिल्कुल, बहुत जरूरत है, बिकॉज जब हम काम बनाते हैं और जब हम एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि प्रोडक्ट के पीछे सिर्फ एक चीज नहीं, तमाम चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे भी मैम ने बोला कि चाहे वो टेक्सटाइल्स में वो चाहे धागा हो, चाहे कपास हो, चाहे वो लूम हो, जो भी चीजें हैं, तमाम चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वैसे जब प्रोडक्ट क्रिएट होता है एक्चुअली तो और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसका बनना, फिनिशिंग, क्वालिटी, उसकी फोटोशूट, उसकी मार्किंग, उसकी ग्रेडिंग, तमाम चीजें होती हैं इन्वॉल्व। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा करिकुलम जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके माध्यम से अगर हम इंट्रोड्यूस कर पाए और समूहों को उन ग्रुप्स को, तो लोगों को हुनरमंद भी बनाया जा सकता है और जो फैशन से भी उनको बराबर किया जा सकता है। शुभ्रा जी, एक चीज और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा शुभ्रा जी, क्या आपको लगता है कि समय समय पर स्किल को लेकर प्रोग्राम चलाने की जरूरत है जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ताकि जो हुनरमंद कारीगर है, जो बुनकर है, वो आगे आ सके और कंपटीशन कर सके? शुभ्रा जी, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, इफ यू डोंट माइंड जस्ट थोड़ा सा रिपीट कर देंगे वापस। शुभ्रा जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम ग्रामीण स्तर की बात करें, ब्लॉक स्तर की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि जो कारीगर है, जो बुनकर है, जो घर में काम कर रहे हैं, उन्हें भी समय समय पर प्रशिक्षण देने की जरूरत है, स्किल करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल है। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारी मिनिस्ट्री ही एक बहुत अच्छी स्कीम रन करती है, समर्थ हम उसको बोलते हैं, वो हमने पूरा स्किलिंग के लिए ही करते हैं। तो उसमें कोई भी लोग जो अपने यहाँ उसको, जो इंडस्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको भी लगता है कि वो कुछ स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, वो उसमें एनरोल कर लेते हैं स्कीम में। तो फिर उसमें 100 डेज के स्किलिंग का वो प्रोग्राम रन करते हैं। उसका पेमेंट जो है, उस पीरियड का स्टाइपेंड वो गवर्नमेंट बियर करती है। और उसके बाद उनको उन्हीं इंडस्ट्रीज में वो एक थोड़ा सा वादा भी होता है कि ये इसको एम्प्लॉयमेंट वहीं मिलेगा। और जैसा कि आप बता रहे थे, पीछे पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क की आप बात कर रहे थे, उसमें आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी। वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं हम एम्प्लॉयमेंट की बात कह नहीं पाए थे पहले, ऐसा मान रहे हैं हम लोग, हमारा अनुमान है कि करीब एक पार्क में 1 लाख डायरेक्ट और 2 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और आप समझिए कि वो किसी एक जगह पे प्लेस्ड है। तो जहां जहां वो प्लेस्ड है वहीं का लोकल, और एंड ऑफ कोर्स टेक्सटाइल में बहुत सारा माइग्रेंट लेबर होता है। जैसे अगर आप किसी भी स्टेट को देखेंगे, उसमें दूसरी स्टेट से लेबर आके काम कर रही है, वो होगा। बट मेजोरिटी जब 1 लाख, हम 2 लाख की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं वो वहीं के लोकल लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया हो जाएगा। लोकल लोगों, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए रोजगार की असीम संभावना। एक चीज और मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, समय की बेहद कमी। शुभ्रा जी, आपसे ही, ई मार्केट को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एक बड़ा व्यापक बदलाव ला सकता है ये? बिल्कुल बिल्कुल ला सकता है। इनफैक्ट हमें अभी बहुत सारे लोगों की तरफ से यही आया कि ई मार्केटिंग खाली डोमेस्टिकली तो सपोर्ट होना ही चाहिए, इवन एक निर्यात में वो सपोर्ट होना चाहिए कि कोई भी चीज जो ई मार्केट के जरिए, चूंकि लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे आपने देखा, आप कोई भी चीज उठा के आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करते हैं, वो कहाँ से आ रही है पता नहीं है, वो किसी भी देश से आ सकती है। तो उसी तरह से अभी हम लोग ने ऐसा सोचा है कि अगर हम सारे सप्लायर्स को ई प्लेटफॉर्म पे ले आए, तो उसमें उनको बहुत किसी को भी वो ऑर्डर प्लेस करना, उसमें एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि किस तरह से उसको, अगर निर्यात होता है तो उसको एक्सपोर्ट माना जाए, और नहीं तो उसमें डोमेस्टिकली होता है तो उसमें भी जीएसटी का वगैरह के फ्रेमवर्क पे उसको लेके आया जाए। कहीं पहले थोड़ा सा वो आई थिंक इग्नोर हुआ, बट अभी बिल्कुल हम लोग कॉन्शियस हैं इस बात के लिए, और आप देखेंगे कि आने वाले वेरी शॉर्ट वाइल पूरा ये सिस्टम हम लोग स्ट्रीमलाइन कर देंगे, क्योंकि बहुत ही जरूरी है ये। शिप्रा जी, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, कैसे बदलाव देखती खासतौर से महिलाओं के जीवन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं? महिलाएं, एक और बात जो शायद सभी जानते होंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, इसमें हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आप फाइबर, यार्न, फैब्रिक, गारमेंट्स, सो जो गारमेंट उसका एंड प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो गारमेंट में होता है। जो कपड़ा बनता है, जो पहनने वाला कपड़ा बनता है, और उस वाली इंडस्ट्री में 70% खाली उसमें हमारी महिलाएं जो है उसमें लगी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं, मतलब करोड़ों लोगों का जो रोजगार है, उसमें से सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हमारा ये कपड़ा सेक्टर है। तो जब आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे संक्षिप्त में, समय की बेहद कमी है जी। हाँ,
थोड़ा सा स्टैग्नेशन था, बट ये सारी स्कीम्स पीएलआई और पीएम मित्रा के माध्यम से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में बूस्ट आएगा, उस प्रोडक्शन में बूस्ट आएगा तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट में बूस्ट आएगा, एंड उसमें मेजॉरिटी वुमेन है तो नेचुरली वुमेन के लिए इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाला है। एक लास्ट कमेंट शिप्रा जी, बहुत संक्षिप्त में, समय की बेहद कमी। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी हमारी सरकार एक मुहिम चला रही है कि जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जेम पोर्टल से भी जोड़ा गया है, चाहे वो फैब्रिकेटर्स हो, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हो। 62,000 लोग जेम से बिल्कुल शिप्रा जी, बस समय की बेहद कमी है और हम सभी समझते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ रही है। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मेरा कार्यक्रम हमने चर्चा की कि कैसे हम कपड़ा उद्योग को और आगे बढ़ा सकते हैं, खासतौर से जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, उनके जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं जो उन तक पहुंच रही हैं। तो मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। हमारा पता है, मेरा है कमरा नंबर 226, कॉर्पोरेट कुमार, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 01 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।